पता है इस पेपर में मैंने नोट करा था, फोर्थ लास्ट पेपर ही रह गया था हमारा। अगर बाय चांस आपका क्लास नहीं पूरा हो पाएगा और मैं अगर कल प्लान करूँगी क्लास ऐसे ना रखने का, तो मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डलवा दूँगी बस। आप लोग ऑनलाइन बैठ के देख लेना या जो भी आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस ही रह गए हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक्स वगैरह सब हो चुके हैं और ऐसे काम में इट्स वेरी टफ, राइट? प्रॉबली अब आई टॉक डिस्कस करूँगी कि कैसे हम ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ही सर्कमस्टांस रहेगा तो मेरे को ऐसे ही लेनी पड़ेगी। अगर ये ठीक हो जाएगा, आज सेटल हो जाएगा, तो आप लोग जितने भी आ सकते हो आ जाना। और एक कल मोस्टली लास्ट क्लास ही होगी। आज मैंने एम रखा था कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट मेरे को लगता नहीं हो पाएंगे। कम से कम 15 कर लेते हैं जितना हो सकता है ना, ताकि क्योंकि आप लोग भी दूर से आए हो, ऐसे क्लास ऐसे ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है। चलो देखो ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज जीडीपी एज ऑफ 2024। देखो कौन सी स्टेट है जो पर्सनली सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है? नहीं, तमिलनाडु। देखो जब भी तमिलनाडु और केरला टाइप की स्टेट्स आए ना ऑप्शन में, ज्यादातर उन पे आप गेस कर सकते हो। मैं बताती हूँ, फूड में जब भी आए यू कैन गो विद यूपी, महाराष्ट्र, समथिंग लाइक दैट। महाराष्ट्र काफी टॉप करता है कुछ कुछ क्रॉप्स में। अगर कुछ जीडीपी की बात है, जो साउथ की स्टेट्स है वो काफी करती है, लाइक तमिलनाडु हो गया आपका, गुजरात भी है टॉप 5 टॉप 6 में, गुजरात भी है, तमिलनाडु है, पंजाब भी आता है, कर्नाटका भी है, ऐसे नहीं है। कर्नाटका का भी आपका लाइक लिटरली अगर तमिलनाडु 8.9 है तो कर्नाटका 8.2% है, बहुत पास है ना? और उसके बाद गुजरात 8.1 है। तो अगर ये 8.9% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये 8.2 है, और आपका ये 8.1 है, और ये आपका आई थिंक 5.6 समथिंग है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, जब भी ऑप्शन में तमिलनाडु रहे तो तमिलनाडु बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द करंट जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Consider the following statement with reference to the regulation of food fortification in India. फूड फोर्टिफिकेशन मतलब कि देखो, हम दो दिक्कत हम फेस करते हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और एवर गोइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है दुनिया में ये दो अभी इशू ज़्यादा, और इंडिया में तो खास तौर पे, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री राइट नाउ। तो क्या होता है कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़े जा रही है और आपको फूड ग्रेन्स जो ग्रो कर रहे हो वो नहीं बढ़ सकता इतना। अगर पॉपुलेशन 4x से बढ़ रहा है तो खाना सिर्फ 2x 1x पर ही बढ़ सकता है, राइट? तो अब ये बोल रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से फूड को फोर्टिफाई करना है, कुछ बचा के रखना है, या कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो चीज़ें चाहिए वो वैसे प्रोड्यूस हो। लाइक अगर मैं कुछ खाना बना रही हूँ, मुझे पता है कि इस खाने में आयरन के कंटेंट होने चाहिए तो होने चाहिए। कुछ 15% चीज़ें कंट्री में इतनी प्रोड्यूस होनी चाहिए जिसमें आयरन हो, 20% इतनी होनी चाहिए जिसमें विटामिन हो, 30% ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये हो। मतलब यू हैव टू फोर्टिफाई, यू हैव टू डिवाइड द फूड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज के। आपकी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो रही है तो उसके हिसाब से आप खाना कैसा, फूड कैसे ग्रो कर रहे हो। तो अगर ये आपको बोल रहे हैं इट इज मैंडेटरी टू यूज हीम आयरन वेन एवर आयरन इज यूज एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन एनी आर्टिकल। पहली बात, कहीं पे भी ऐसा मैंडेटरी नहीं कि ये आयरन ही यूज हो, समझ आ रहा है? मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिकली क्लासिफाइड कि यही आयरन हो। दे वांट आयरन कंटेंट टू बी हाई, एनी टाइप ऑफ आयरन वुड वर्क। एंड सेकंड दे आर आस्किंग कि प्रोसेस्ड फूड जो है इट मस्ट बी 60% ऑफ इंडियन। आप खुद सोचो, हमें बोला जाता है कि प्रोसेस्ड फूड कम खाओ, प्रोसेस्ड मतलब वही पैक्ड ये वो प्रोसेस्ड वगैरह आते हैं, वो बोलते हैं ना कि कम खाओ। ये क्वेश्चन अगर मैं बता रही हूँ उन बच्चों को जिसको मैं भी अगर हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा, आपको एलिमिनेट करना है, ये बोल रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड 60% होना चाहिए हमारी डाइट का, तो बहुत खराब है। 15 से 30% के बीच में आप प्रोसेस्ड फूड खा सकते हो, वो भी, ये भी एक कैजुअल फिगर है क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बहुत वेग है, बहुत फास्ट चल रही है, उसके हिसाब से दिया हुआ है इन्होंने। बट अगर आपको देख के बोल रहे हैं कि 60% तक आप प्रोसेस्ड फूड खा सकते हो तो नहीं, ठीक है? समझ आ गया? आपके पास क्वेश्चन पेपर है? अच्छा, तो ये आपका 15 to 30% के बीच में है, राइट?
और ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वी हैव टू यूज आयरन वेयर एवर वी कैन, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये आयरन ही यूज होना चाहिए। एंड अगेन ये 60 इज वेरी हाई, हमें सिर्फ 15 से 30% तक यूज करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, देखो हाँ टू ठीक है, गुड। बोल रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड कंसिडर द फॉलोइंग, ना सिर में बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है। विद रेफरेंस टू द नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, आप बताओ कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बना रहा है? और अगर ये वो बना भी रहा है या जो भी है, ये जो आपका NTWB है, क्या इसका काम है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करता है डेवलपिंग पॉलिसीज टू फैसिलिटेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिटेल सेक्टर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जो भी ट्रेडर है, ट्रेड देखो मेरे को नहीं भी आता, मैं अगर गेस करूँ तो मुझे कैसे गेस करना है, अगर मैं ये देखो ट्रेड वेलफेयर, ट्रेड वेलफेयर है मतलब डेफिनेटली कुछ रिटेल होलसेल से रिलेटेड होगा, बट ये याद रखना जो आपका नेशनल ट्रेड वेलफेयर है ये ज़्यादातर सिर्फ रिटेल को फोकस करता है, रिटेल एरिया को, है ना, क्योंकि होलसेल को मार्केट कर रहे हैं, रिटेलर्स को देखना भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कर रहा है? नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स करता है। मैच नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे ऐसे बोलते कि MSP है ये सब है, हाँ हम बोल सकते कि वो आपका कॉमर्स वगैरह कर रहा है, बट सॉरी वो आपका एग्रीकल्चर कर रहा है, बट ये नहीं करता, तो आप आपके पास है नहीं, बट आप लिख सकते हो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आप लाइक आपके पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है? अच्छा, ठीक। याद है मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताया था कि एक रिपोर्ट बताई थी, मैंने बोला था ये 2021 से ये रिपोर्ट निकलनी बंद हो गई है। कौन सी बताई थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अब थोड़ी सी रिपोर्ट कम हो गई है, उसकी जगह की रिपोर्ट निकालने लग गए वो लोग। आप पढ़ो, और अगर आपको याद है कि वो रिपोर्ट कौन निकालता है तो आपको पता चल जाएगा कि बी रेडी भी कौन निकाल रहा है। नहीं, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, देखो अब मैं ये बोलूंगी ये याद कर लो, ये लिख लो, ये याद कर लो। कुछ रिपोर्ट्स, ये आपके PYQ का ही क्वेश्चन है और ये बहुत रीसेंट है क्योंकि डेफिनेटली ये 2021 के बाद से इंट्रोडक्शन हुई है इसकी। बी रेडी की फुल फॉर्म मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटलाइजेशन एंड एक्सेस टू फाइनेंस, और मैंने लिखा 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया था, तो लिख दो बी रेडी रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
नेक्स्ट करूँ?
trade weaponization. It is a strategic use of trade and economic policies as a tool to achieve geopolitical और national security objective. जो बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ इस तरीके से अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रही हूँ, बचा रही हूँ कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी बढ़े, ट्रेड हम सिक्योरली कर पाए, जो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है. Second, imposing economic sanctions to exert pressure on other nations or gain competitive advantage is a part of this approach. क्या लग रहा है? एक बात बताओ, कोई भी नेशन अगर कोई स्टेप ले रहा है, इसका ये मतलब है दो, या तो फिर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है या वो अपने आप को बचाना चाहता है ना. आप कोई भी, आपने अगर एक चीज पढ़ी होगी, सॉरी, हमने एक चीज पढ़ी थी एंटी डंपिंग. एंटी डंपिंग हम तब लगाते हैं जब आपके नेशन में बहुत सारे लोग डंप करके जा रहे हैं अपना सस्ता सस्ता सामान और उसको बचाना है, आपने एंटी डंपिंग लगा दी. यहाँ पे आपका काम था बचाना. अब आप कभी कभी क्या करते हो, टैरिफ लगाते हो ताकि आपके कंट्री में ज़्यादा पैसे आए. आपको, आप ऑस्ट्रेलिया, आप मेरे को सामान भेज रहे हो, मैंने आप पे टैरिफ लगाए, तो आप थोड़ा महंगा भेजोगे मेरे को, तो मेरे को पैसा मिल रहा है. तो कोई भी चीज़ के दो मोटिव होते हैं, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ और टू अर्न द रेवेन्यू. सेकेंड सेंटेंस यही बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, इसका ये मतलब है यू वांट टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज. बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सी, आई डोंट नो, बट इकोनॉमिक्स इज नेवर टफ. इट्स मोर अबाउट लाइक knowing what it is saying, right? ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है. सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है आजकल? क्या हाइड्रो पावर दे रहा है, क्या सोलर एनर्जी दे रहा है, क्या विंड पावर दे रहा है, और क्या ही लिक्विड बायोफ्यूल्स दे रहा है. सोलर में सोलर इंस्टॉल बहुत हो रहे हैं बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है. कैसे मैं बताती हूँ, आपने एक सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया, खत्म काम. जो आपके बाकी भी है विंड पावर इंस्टॉल्ड, काम खत्म. जो हाइड्रो पावर होते हैं ना, उससे बार बार मेंटेनेंस, बहुत कॉन्टिन्यूस वर्क की ज़रूरत होती है. और ये सेक्टर हाइड्रो बहुत बड़ा सेक्टर है पानी का, ठीक है. ये इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ना कि बाकी, सेकंड नंबर है सोलर ओनली, सेकंड नंबर पे सोलर ही है, अच्छा प्रोवाइड कर रहा है. थर्ड पे आपका विंड है, फोर्थ पे ऐसे है. बट सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो येस, वी कैन से इट इज़ हाइड्रो पावर. समथिंग सी यू हैव टू जस्ट लर्न. Currently, you can say hydro power is providing the highest employment in the country. हाँ, you. ले ली? हाँ, ले लो ले लो. लिख सकते हो 44.5% ऑफ टोटल. वी कैन से कि मतलब आप सोचो कि जितने भी है, अगर 100% है तो 100% में से 44.5% सिर्फ यही प्रोवाइड कर रहा है. कितनी ज़्यादा है? 44.5% ऑफ टोटल यही प्रोवाइड कर रहा है पूरा, इतना ज़्यादा. क्या हुआ? ओहो, कर दूंगी अभी मैं 10 मिनट में ना, ज़्यादा इशू हो रहा है तो. मेरे को तो लाइक इट्स अनबियरेबल, आई नो. ऐसा लग रहा है टॉर्चर करके पढ़ा. थर्ड डिग्री बर्न पे पढ़ा रही हूँ मैं. थोड़ा सा गैस वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कुछ आपकी. बोल रहे हैं कि क्या मेटर्नल मोर्टालिटी रेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ गोल के टारगेट से अभी आपकी कंट्री का ज़्यादा है, कम है, क्या है? पहली बात आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कितना टारगेट है. उन्होंने बोला हमें 70 लाख पर लाइफ बर्थ तक लेकर आना है. मतलब कि एक साल में क्या होता है, व्हाट इज मेटर्नल मतलब आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी समटाइम्स द मदर पासेस अवे, वो हमें रिड्यूस करना है. ठीक है, हम एक टाइम पर 130 लाख लाइव बर्थ पे थे, मतलब कि जितने हो रहे हैं मतलब बच्चे, उसमें से 130 लाख मदर्स वर पासिंग अवे. ठीक है, ये ईयरली डेटा है. अब हम इसको रिड्यूस करके लाए हैं 100 या 97 पे लाख पर, विच इज़ अ गुड सिग्निफिकेंट नंबर. बट आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो बोलता है 70 लाख से कम होना चाहिए आपका.
नहीं हुआ, हमें ये दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है दैट इज हायर देन दिस गोल। तभी तो वो गोल है ना, अभी तो हमारा गोल अचीव ही नहीं हुआ है। अभी हम 2030 तक देखते हैं, हम अभी 97 के आसपास पहुंच चुके हैं। वी कैन सी कि क्या पता हम पहुंच जाए 70 लाख पर लाइफ बर्थ पे कि नहीं। सेकेंड है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हायर है रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से। मैंने आपको उस दिन बताया था हमारी कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट उस लेवल पे आ चुका है जितना हमें चाहिए, 2.122 के हिसाब से, मतलब कि एवरी वुमेन हैविंग 2 किड्स इन जनरल मोस्टली ये आ चुका है। बट दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर ये आ चुका है स्टिल वाई इज द पॉपुलेशन ग्रोइंग। बिकॉज आपके माइंड में सीधा आंसर होना चाहिए कि जितने रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल हैं अभी भी वो बहुत है ना अभी। वो हम मान गए कि एवरीबडी इज प्लानिंग 2 किड्स करंटली, बट अभी उस एज में रिप्रोडक्टिव एज में बहुत सारे फीमेल्स हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। तो हम मान सकते हैं कि 20-30 साल तक पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग ही रहेगी। उसके बाद हमारी और हमसे भी और यंग जनरेशन जब वो आएगी जो हमसे 10-12-15 साल छोटी होगी, वो जब करेंगे ये सारे स्टेप्स लेंगे तब एक्चुअली में हम थोड़ा सा स्टेबल पर जाएंगे। तो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 एंड लेट मी सी व्हाट इज आवर रिप्लेसमेंट रेट 2.2। रिप्लेसमेंट रेट मतलब कितनी पॉपुलेशन खत्म होकर दोबारा पॉपुलेशन आ रही है, हाउ मच वी आर रिप्लेसिंग, दैट इज 2.2। और आपको ये बोल रहे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज हायर, ये 2 है और ये 2.2 है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ये सेंटेंस अभी तक हमारा ठीक था। IMR इज मोर देन 30 पर लाइफ बर्ड्स, क्या ये ठीक है क्या ये गलत है? पहली बात तो हमें पता IMR है क्या। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एंड दे आर डाइंग, IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अ किड इज टेकिंग बर्थ और उसके बाद किसी भी रीज़न से शायद उसको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, शायद वो वीक था बहुत, शायद उसको एक अच्छा जो चीज़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हम या डॉक्टर्स आर फेल्ड टू सेव दैट किड। कितने हो रहे हैं ये जो डेटा है ये हम हज़ार में से देखते हैं, ये वाला डेटा जो मोर्टालिटी रेट है वो लाख में से देखते हैं, याद रखना ठीक है। जो मेटर्नल मोर्टालिटी है वो हमेशा हम लाख में देखते हैं, और जो इन्फेंट है वो पर 1000 देखते हैं। एक टाइम था जब हम 49 पे थे, एक टाइम था हम 39 पे आए, एक टाइम है कि हम 30 से थोड़ा कम पे पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा। तो आपको ये बोल रहे हैं क्या हमारा IMR मोर देन है? नहीं, हमारा IMR अब थोड़ा स्टेबल हो चुका है। हम दो रेट में बहुत अच्छे आ चुके हैं, एक आपका टोटल फर्टिलिटी रेट कंट्री का बहुत अच्छा हो चुका है, एक आपका IMR कंट्रोलेबल हो चुका है। अच्छा नहीं बट वी हैव कंट्रोल्ड। ठीक है, सो वी कैन से ओनली वन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये नहीं पता होगा तो थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो। Which one of the following is India's first port to introduce green ship incentives through Environment Ship Index? What is Environment Ship Index? मैं आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे ना हम everyone is turning into a green nation, right? और green nation मतलब कि you have to be very much understanding कि आपके नेशन में क्या क्या हो रहा है। पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है? पॉल्यूशन सिर्फ हवा का तो होता नहीं, पानी का भी होता है। और पानी में पॉल्यूशन कौन कौन कर सकता है? शिप कर सकती है। तो देर मस्ट बी सम इंडेक्स जो मॉनिटर कर रहे हैं कि ये लोग जो आपकी शिप है ये कितनी गैसेस रिलीज कर रही हैं, कितना कूड़ा कितना डस्ट आपका वाटर में रिलीज कर रही हैं, उसको भी कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जब भी आपकी बात करें ग्रीन शिप इंडेक्स, ग्रीन वर्ड आ गया मतलब इन्वायरमेंट, शिप इंडेक्स मतलब हाउ मच नॉन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज बाय शिप्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स आपका बना था, ये बना था। इसमें सबसे पहला कौन सा नेशन था या कौन सी इनमें से वैसे तो स्टेट्स के हैं, कौन सी स्टेट थी जिसका बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन रेट था बताओ? और ये 2011 का इंडेक्स है। ठीक है, 2000 2011 का इंडेक्स है जब बना था। और जब वो बना था तो उसमें सबसे पहला कौन सा पोर्ट था जिसने अपने आप को रजिस्टर करा था इस इंडेक्स के अंडर? ये क्वेश्चन, कि आपका जो इंडेक्स था ना 2011 में इंट्रोड्यूस हो गया था। तो ये हम बोल सकते हैं आपका मोरमू गुआओ जो गोवा में है, गोवा का पोर्ट है ये एक इसने आपको अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करा था। हाँ, यस, हाँ। बट अब आपका ना ये जो आप ये सोचोगे इतने सारे, ये बहुत सारे PYQ के इकट्ठा डालें,
आप मान सकते हो कि हर साल कम से कम मैं मान सकती हूँ कि 5-6 क्वेश्चन होंगे जो ऐसे आएंगे अननोइंग। ये करंट भी नहीं है, पता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। देखो 2011 का है, इंडेक्स तो 2011 का है। नहीं, अब ये वही है, गैस है। अब किसी की ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है, उसे पता है ये कहाँ पर है, तो वो थोड़ा सा गैस कर सकता है। हाँ वही ना, सम क्वेश्चंस आर वेरी मच लाइक गेसिंग वर्क। अब वो गेस लेकिन इंटेलिजेंट गेस होना चाहिए कि कैसे कैसे एलिमिनेट करना है और इस पर आना है। और ये क्वेश्चन देखो आपका ना करंट में है, मैं मान सकती हूँ इफ इन केस ये क्वेश्चन 2011 का है पीवाईक्यू है तो ये उसका करंट ही होगा। हाँ हाँ, बहुत टिपिकल तो आपका करंट में से ही देंगे। प्रोबेबली दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर 2011 12 13, क्योंकि अभी 2022 में जो चीज़ चल रही है वो अभी भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इट कैन बी लाइक 2011 में आया हो, बट क्वेश्चन आपका 2014 में आया है ना। 2 बजे मैं ख़त्म कर दूंगी, ठीक है थोड़ा। Consider the following statements with reference to India, Middle East, Europe economic corridor. कि बताओ कि मिडल ईस्ट के साथ, पहली बात तो आपने कभी सोचा कि क्यों हम ये कॉरिडोर्स बनाते हैं, क्यों हम ये सब करते हैं? अच्छा रीड कर लो पहले। वन तो है ही, टू भी है और आई थिंक थ्री भी है। वन टू है। अब देखो पहली बात, कोई भी कॉरिडोर बनाते हैं ना कोई भी नेशन, उनका काम होता है कि हमें अपना दूसरे नेशन के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना। तभी ये G20 समिट्स होते हैं, तभी आपका ब्रिक्स फाउंडेशन बना है, EU बना है, आपका IMEC बना है। इनका मेन एम होता है टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन नेशंस। अब कनेक्टिविटी जब आप बढ़ा रहे हो मतलब कि आपसे मैं इजिली कनेक्ट कर पाऊँ, आपके साथ मुझे ट्रेड करना है, मैं आसानी से ट्रेड कर पाऊँ, कोई बैरियर ना रहे। तो पहला तो आपने बोला है येस वी इट हैज प्रपोज टू कनेक्ट इंडिया, जो होगा यूरोप एंड पर्शियन गल्फ रीजन। ये अभी अभी G20 जो आपका 2023 में हुआ था उसमें ये सबमिट में आया था, ठीक है। इट इंक्लूड्स लेइंग द नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। हाँ देखो, इसी के लिए है, क्यों है, आप 2023 में आ चुके हो, आपको पहले आप करते थे दूसरे तरीके से कनेक्टिविटी, अब आपको सारी जगह डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर्स चाहिए, रूट्स होते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर्स, कनेक्ट कंप्यूटर्स की चीज़ें हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड थोड़ा सा। हम्म। हम्म। तो फिर बाकी नेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, करेक्ट, क्योंकि बात है कि हमने इसी साल के आसपास से चाइना से थोड़ा सा अपना लिंक थोड़ा वीक करा था। हाँ, तो इसका हम बोल सकते हैं 1 2 3 सारे ही करेक्ट है। ये ऑप्शन है मतलब, हाँ 1 2 3 है। ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to Indian Employment Report 2024. टू एंड थ्री। तो ये बोल रहा है, क्या आपका जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है वो आपका CSO निकालता है? तो कौन निकालता है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन ना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ वो निकालता है, और आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी निकालता है। ये दोनों मिलके इस रिपोर्ट का निकालते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है। तो इससे वी कैन से द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बिटवीन 2018 to, surprisingly it has decreased. Yes, it was 6%, but it got, देखो अब देखो, आपने बोला कोविड ना,
कोविड आपका 2019 और 20 में सबसे ज़्यादा सर्च पर आया था, 20 और 21 पे, ठीक है। आप बोल सकते हो कि 21 और 20 में आपका था, तो आपका इम्पैक्ट जो रहेगा ना उसके बाद के ईयर्स पे रहेगा। तो 2022-23 इसका इमीडिएट बाद है। इम्पैक्ट अब हमें दिख रहा है, हमारे पास अब जॉब नहीं है। उस टाइम पे जॉब क्यों थी? क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत चीज़ें हमें चाहिए थी, हमें मिल रही थी एम्प्लॉयमेंट, बट अब नहीं मिल रही। और अगर आप कंपेयर करो तो एक टाइम पे हमारी 6% थी, पहले, इससे पहले 2018 से पहले 6% थी, बट उसके बाद हम 3.2% तक आए हैं। बट अभी फिर से बढ़ गई है, थोड़ी सी फिर से बढ़ी हुई है, 4 तक पहुंच गई होगी। समझ आया? द जॉब्स इन इंडिया आर लार्जली इनफॉर्मल एंड लोअर प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक है, जो आपका सिर्फ आपका 3 ओनली ही है। Pre-packaged insolvency resolution process consider the following. थोड़ा सा गेस करो। पहली बात तो ये बना कब था? ये 2021 के आसपास बना है, 2021। क्यों बना था? क्योंकि कोविड का एक्सट्रीम स्ट्रेस था। कोविड के स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज इंसॉल्वेंट हो रही थी। इंसॉल्वेंट मतलब लोन नहीं चुका पा रही, ठीक है। तो उसकी वजह से 1 2 3 भी ऑप्शन में, ठीक है। पहला बोल रहा है, मैंने आपको बता दिया ये बना कब था, ये वाला PRIRP, ये बना था 2021 में। क्यों? टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन फ्रॉम कोविड। किस किस को? ज़्यादातर ये मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को ही। जब भी इंसॉल्वेंसी की बात है ना, या तो फिर बिजनेस होगा, या कोई फर्म होगी, या आपका MSME होगा। इंसॉल्वेंसी ज़्यादातर इन्हीं लोगों को होती है। तो आपका ये बोल रहा है इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर MSME। कोविड का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोटी बिजनेस पर ही था, है ना। तो MSME का पर था, वी कैन से येस। इट इज इनिशिएटेड व्हेन डिफॉल्ट अमाउंट्स रेंज फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, तभी वो MSME है ना। नॉर्मल रेंज पर ही चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक कंपनी जो बहुत अच्छा करोड़ों में कमा रहा है, 5-10 करोड़, वो MSME में आएगा ही नहीं, ठीक है। उसका रेंज ही यही है। इस हर किसी का रेंज अलग होता है, बट फॉर दिस PRIRP ये रेंज है, ठीक है। PPIRP इट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस इज टेकन अंडर इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोर्ट, बिल्कुल। ये इसके अंडर इसको बैक करा जाता है। ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सबसे बड़ा एक बॉडी है जो देखता है कि कैसे कहीं पे इंसॉल्वेंसी हो रही है, बैंक्रप्सी हो रही है, उसको देखता है, ठीक है। तो इसने बोला ऐसा करते हैं हम, एक 2021 में इन्होंने बात करी कि हमें एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो सिर्फ MSME को भी तो ध्यान दे। हम तो हर किसी को ध्यान दे रहे हैं, हम बैंक भी देख रहे हैं, हम NBFC भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बट देयर शुड बी समथिंग दैट ओनली फोकसेस ऑन MSME, ठीक है। तो वी कैन से 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। 1 2 3। इसमें ना आधे से ज़्यादा इस पेपर में करंट टाइप, करंट नहीं है, मतलब ऐसे हैं जो थोड़े याद भी करने पड़ेंगे। इंडिया का कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस है? जस्ट फॉर यू, चाइना के साथ हम नेगेटिव पर है, ठीक है। हम रशिया के साथ भी डेफिसिट पर है। हम ज़्यादा पे कर रहे हैं क्योंकि हम मंगवा बहुत रहे हैं उनसे। आप खुद सोचो, जिस नेशन से हम सबसे ज़्यादा मंगवा रहे होंगे ना, हम उन पे डेफिसिट पर है। तो हम रशिया से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, और हम चाइना से भी इम्पोर्ट बहुत करते हैं। बांग्लादेश भी है आपका, और USA से भी हम सरप्लस पर हैं। मतलब USA से हम जितना इंपोर्ट करें उससे ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करते हैं करंटली। आपको मैंने एक बात बताई थी, हमारी टॉप 5 नेशन में ये दोनों आते हैं, बट इसके साथ क्या है, इससे हम ऐसी चीज़ें मंगवा रहे हैं जो बहुत महंगी हैं, करेक्ट। तो उसमें हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, थोड़ा नेगेटिव रह रहा है। बांग्लादेश में हम पॉजिटिव हैं, चाइना में नेगेटिव है, USA में भी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 3 आपका ऑप्शन ठीक है। हम
नेक्स्ट देखो, ये आप बता सकते हो, आई थिंक गेस करके थोड़ा। एक सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों रखता है? ध्यान से सोचना, सेंट्रल बैंक गोल्ड क्यों रख रहा है, या गोल्ड कोई भी नेशन मेंटेन क्यों कर रहा है? अब इसको सोच के करो। बिकॉज गोल्ड रिजर्व है सेंट्रल बैंक का। मैंने आपको वो बीओपी दिखाया था ना, बीओपी में एक कॉलम में हमने पढ़ा था। क्या बोल रहे हो? तीनों ठीक है, बिल्कुल। देखो, अब देखो, मानवी आपने गेस करा, अभी सोचो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन होगी तो यू विल बी वेरी श्योर कि तीनों ही ठीक है। लेकिन वेरी गुड, गुड गेस। वी कैन सी कि सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर रहा है, रिजर्व। सेंट्रल बैंक क्यों रिजर्व मेंटेन करता है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं क्योंकि गोल्ड जो है वो आपका रिजर्व में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, हम फाइनेंशियल फॉरेन करेंसी भी रखते हैं, हम गोल्ड भी रखते हैं, हम एसडीआर भी रखते हैं। तो गोल्ड इज अ टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ना, कि इनकेस मेरा फॉरेन करेंसी खत्म हो जाए तो मेरे पास गोल्ड भी रहे, इनकेस मेरा एसडीआर खत्म हो जाए तो मेरे पास गोल्ड भी है, राइट। दूसरा बोल रहा है गोल्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी व्हेन फॉरेन करेंसी एसेट्स फ्लक्चुएट। गोल्ड तो हम रखते हैं इसीलिए ना, क्यों रखा है हमने स्टॉक, कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मार्केट हो रही है तो हम इस गोल्ड को यूज करके उसको थोड़ा सा बैक कर लें, राइट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गोल्ड एक्ट्स एज ए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, सही बात है। हेज मतलब रिस्क को हटाना। हेजिंग करते हैं ना, कि अपने आप को रिस्क से बचाने की प्रोसेस को हेजिंग बोलते हैं। क्या करते थे लोग, एक जगह से करेंसी ली, महंगी जगह से सस्ती जगह पर बेच दी, हेजिंग कर रहे हैं। ये तो आर्बिट्रेज है, मतलब कि अपने आप को किसी भी तरीके से रिस्क से बचाना। मैं एक ऐसे इन्वेस्टर हूँ जिसे रिस्क नहीं पसंद, तो मैंने अपनी सिक्योरिटी 5 जगह इन्वेस्ट कर दी क्योंकि मैं हेज कर रही हूँ, मुझे रिस्क नहीं पसंद। सिमिलरली जो आपका गोल्ड है, इट एक्ट्स एज एन हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, टेक्निकली गोल्ड की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हम तो बच गए। समझ आ रहा है? ये क्या होता है? हेजिंग होता है रिस्क फ्रॉम प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, सॉरी। स्मेल ना मेरे दिमाग में चली गई। बहुत ज़्यादा रिस्क हो रखा है, ठीक है। खुद सोचो किस चीज़ का रिस्क है? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो गई है, अभी महंगाई हो रखी है थोड़ी बहुत। गोल्ड का कितना प्राइस है? गोल्ड का जितना ज़्यादा प्राइस तो मेरे लिए तो फायदा है, तो आप जितना ज़्यादा गोल्ड रखोगे, इन्फ्लेशन हो भी जाएगा तो आप रिस्क फ्री हो। गोल्ड का भी तो वैल्यू बढ़ेगी ना विद इन्फ्लेशन, सिंपल। सो वी कैन से ऑल थ्री आर करेक्ट। बताओ। याद है मैंने आपको बताया था M1 M2 M3 मनी एग्रीगेट्स, जिसमें मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था एक्सक्लूडिंग एनएससी। एक दो में लिखवाया था कि जिसमें एक्सक्लूड करोगे आप एनएससी, एनएससी यही था। कर लेते हैं, ऐसा करते 2:30 तक अब कर ले क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे। विद रेफरेंस टू एनएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, एनएससी होती क्या? एनएससी कौन देता है? पहले बात है सेविंग सर्टिफिकेट, एफडी वगैरह हमें पता है, बट एफडी हमें बैंक देता है, एनएससी हमें देता है पोस्ट, इंडियन पोस्ट। वो भी आपको ये सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये दिया है, ये आपको पोस्टल सर्विसेज देते हैं, इंडियन पोस्ट देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बोल रहे फिक्स्ड इनकम, पहली बात, इंडियन पोस्ट मतलब गवर्नमेंट की चीज आ गई, जहाँ पे गवर्नमेंट है वो आपको सिक्योरिटी जरूर देगी। सिक्योरिटी कैसे देगी? या तो फिर वो पहले इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देगी या इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखेगी। तो इन्होंने बोला कि वो एक फिक्स्ड इनकम दे रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। एफडी पे भी तो हमें फिक्स्ड इनकम ही मिलती है ना। द इंटरेस्ट रेट आर प्री डिटर्मिन्ड, पहले ही बोल देंगे 4% मिलेगा, 3% मिलेगा, लेना है लो, नहीं लेना नहीं लो, ठीक है। क्या हो गया है? इसको बेसिस स्मेल टाइप चढ़ गया है। ग्रेट। एनएससी सर्टिफिकेट कैन नॉट बी यूज्ड एज कोलैटरल। पहली बात, जो भी चीज़ गवर्नमेंट की है उसको आप कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, अब उसको रखोगे कि गवर्नमेंट की है, हम दूसरी जगह पर इसके थ्रू लोन ले सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं एनएससी कैन बी यूज्ड टू टेक लोन्स एज अ कोलैटरल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका थर्ड गलत है, बिकॉज इट कैन बी यूज, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। तो इतना ही आज, ठीक है। कोई भी डाउट कभी हो यू कैन आस्क मी, आई विल रिकॉर्ड द फर्दर सेशंस, मतलब एक ही रह गया इसका, ठीक है। इधर आई डू दिस क्लास ओनली टुमारो, या मैं रिकॉर्डेड सेशन सीधा अपलोड करा दूंगी रिमेनिंग क्वेश्चन का, जो कि आपके 70 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो देख लेना एक बारी। ठीक है, चलो बाय, वेलकम।